Hello my dear students, this is Alam sir and once again welcome you in your YouTube channel Crazy Teacher। आज मैं यह वीडियो स्टूडेंट्स के स्पेशल रिक्वेस्ट पर बनाया है। यह वीडियो आकांक्षा 40 2022 एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड मॉडल पेपर जारी किए हैं। उन्हीं मॉडल पेपर्स में ये पहला मॉडल पेपर है और फर्स्ट मॉडल पेपर का ये पहला सब्जेक्ट फिजिक्स का है। इस वीडियो में मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आप सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखें और जहां समझ में नहीं आए उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 के जो ऑप्शन है वो है लीनियर, कोसाइन फंक्शन, पैराबोला, हाइपरबोला। तो सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि लीनियर, कोसाइन फंक्शन, पैराबोला और हाइपरबोला के कर्व किस तरह से बनते हैं। तो आइए हम एक पिक्चर की मदद से इन सभी ग्राफ को या कर्व को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर पिक्चर में देखें कि लीनियर का जो ग्राफ है किस तरह से बना हुआ है, कोसाइन फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बना हुआ है और हाइपरबोला और पैराबोला का ग्राफ कैसा बना हुआ है। तो इसमें जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी सुचालक में जब विद्युत धारा प्रवाह करती है वो वोल्टेज के समानुपाती होती है। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी। तो उसी रिलेशन को मैंने यहाँ लिखा है, आप सभी बच्चे ध्यान से देखें। और V/I बराबर R ये हमारा निकल कर आया है। और अगर हम इसका ग्राफ अगर खींचेंगे तो V/I हमेशा जो है वो एक स्थिर आएगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा। और इसका जब ग्राफ खींचेगा तो ये रेखीय मिलेगा। बाकी जो ये पैराबोला, हाइपरबोला, कोसाइन, ये जो दो ग्राफ देख रहे हैं आप, ये सब चीज़ें जो है इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा ही नहीं ओम्स लॉ में। तो बस मैंने समझने के लिए आपको, ताकि पता चल जाए कि कोसाइन, पैराबोला, हाइपरबोला कैसा दिखता है, इसलिए मैंने पिक्चर बना दिया। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो रेखीय होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के जो ऑप्शंस हैं वो है घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या फोर्थ ऑप्शन है परिवर्तित होता है। तो अगर हम फिर से ओम्स लॉ के अगर रिलेशन को देखें तो V/I बराबर R होता है। तो ये सदैव क्या है कि कांस्टेंट रहता है, हमेशा ये स्थिर रहता है। इसीलिए जो हमारा जो आंसर होगा वो स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो ऑप्शन है वो है जनरेटर, सोलर सेल, रियोस्टेट, बैटरी। क्वेश्चन कहता है कि कौन है जो ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो जनरेटर जानते हैं ऊर्जा का स्रोत है। शादी ब्याह में जो जनरेटर हम चलाते हैं, तो जनरेटर से चला के हम करते क्या हैं, विद्युत प्राप्त करते हैं। उसी तरह से सोलर सेल जो आप देखते हैं गांव वगैरह में लाइट जलने के लिए लगा हुआ होता है, तो ये भी एक ऊर्जा का स्रोत है। बैटरी टॉर्च में, घड़ी में जो लगता है, ये भी ऊर्जा का स्रोत है। तो इसमें बच क्या गया, रियोस्टेट। अब ये क्या है, ये एक यंत्र है, इसको हम बाद में समझेंगे। फिलहाल कम समय में एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए हम बस इतना जान लें कि ये 3 जो दिए गए हैं वो ऊर्जा के स्रोत है। एक रियोस्टेट जो है वो ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हैं और अगर तीनों को हम अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला है, कैसे उसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला को मैं लिख करके और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर्मूला को ध्यान से देखें। ये हम जब भी हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उसका निकालने का ये फॉर्मूला है 1/RP। मीन्स जब रेजिस्टेंस पैरेलल जुड़े हुए हैं, RP, P फॉर पैरेलल, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितने भी रेजिस्टेंस है सबको लिख देना है। जैसे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1, R2, R3 का जो वैल्यू है क्वेश्चन से देख करके पुट कर देंगे और इस तरह से एलसीएम निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। और फिर जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं एलसीएम वगैरह लेकर के, वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा 1/R इज इक्वल टू 31/30। और जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये RP इज इक्वल टू हो जाएगा 30/31। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि पावर का SI यूनिट क्या है। तो सभी को मालूम होना चाहिए पावर का SI यूनिट होता है वाट। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज।
मतलब विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, इसे हम विद्युत धारा कहते हैं। मतलब विद्युत धारा का एक परिभाषा दिया हुआ है और उसको हमें यहाँ सेलेक्ट करके लिखना है, मैंने ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम आइए इसके डायग्राम और इसका जो रिलेशन है उसकी मदद से हम इसको समझते हैं। तो रेजिस्टेंस जो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, एक है रेजिस्टिविटी, दूसरा है लंबाई और तीसरा है क्षेत्रफल। इस आकृति में देखें, इस डायग्राम में समझने की कोशिश करें, फॉर्मूला भी दिया हुआ है नीचे, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। मैंने रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के, मैंने रेजिस्टिविटी मैंने किसी मटेरियल का अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, प्रतिरोध क्षमता अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, लंबाई अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। लेकिन नीचे बट्टा में क्या लिखा हुआ, ए मतलब क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब अगर एक वायर है, एक तार है, तो वो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होने का मतलब क्या, मोटा होना। तो अगर वो वायर मोटा होगा, जितना मोटा होगा उतना उसमें रेजिस्टेंस कम होगा और उतना ही ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इसीलिए हम लोग घर में मोटी तार लगाते हैं ताकि वो जल्दी जले नहीं। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो विद्युत धारा को प्रवाह होने में दिक्कत होगी और इस तरह से तार हमारा गल जाएगा। इसलिए मोटी तार लेते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम हो और हमारा विद्युत धारा अच्छे से प्रवाह हो सके। अतः हमारे प्रश्न का उत्तर होगा कि रेजिस्टेंस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। मतलब कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार किस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु का साइज कितना होगा, या वस्तु की स्थिति मीन्स वस्तु किस जगह पर रखी हुई है उस पर निर्भर करेगा, या वस्तु के आकार पर निर्भर करेगा, या वस्तु द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल पर। तो इसका आंसर होगा नंबर 2, वस्तु की स्थिति पर। आप यहाँ आकृति में देखें कि वस्तु को अलग अलग जगह पर रखे जाने पर ही उसका प्रतिबिंब अलग अलग आकार का हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा वस्तु की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 9 पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस इज गिवन बाय। मैग्नीफाइंग ग्लासेस किसे कहते हैं, वो ग्लास जिसका उपयोग हम लोग छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने में करते हैं। जैसे कि वॉच मेकर, घड़ी बनाने वाला जो होता है, वो घड़ी के छोटे छोटे पार्ट पुर्जों को देखने के लिए एक ग्लास का यूज़ करता है जिससे वो बड़ा बड़ा दिखे। तो उसका जो फॉर्मूला होता है कि कितना गुना वो बड़ा दिखाता है, तो होता है 1 + d/f। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 द ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड। मतलब मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब तैयार होता है वो किस जगह पर होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मानव नेत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, कहाँ कौन सी चीज़ होती है। तो आइए हम लोग मानव नेत्र के आकृति को देखते हैं। इसमें जो पिछला हिस्सा है जहाँ रेटिना लिखा हुआ है, इसी को हम हिंदी में कहते हैं दृष्टिपटल। और आगे जो क्रिस्टलाइन लेंस देख रहे हैं, वहाँ से जब प्रकाश की किरण आती है तो इसका प्रतिबिंब, जिस चीज़ को हम देख रहे होते हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। रेटिना पर ही वो सारे ऑप्टिक नर्व्स वगैरह होते हैं जो उस इमेज को, उस प्रतिबिंब को सेंस करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर हमारा ब्रेन उस चीज़ को पहचान पाता है कि ये जो है आम है या इमली है या पंखा है या घड़ी है। ठीक है, तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।